अब आ रही है? अब आ गई ना सभी को? क्लियर है ना अब तो? ठीक है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार, क्लास चालू करो वॉइस चली जाती है। हाँ जी, चलो तीसरी बार सुन लो, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम यूट्यूब पर भी ये हो गया था, मैंने पूरी कहानी बता दी, पता चला क्लास मेरी दिखी नहीं रही है, मैं ऑडियो ऑडियो कुछ क्लियर ही नहीं है। जिंदगी मजे ले रही है, बताओ साहब। चलिए, वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को, बहुत बहुत गुड इवनिंग। हाँ जी, चलिए बताइए, चाणक्य नीति पर हम कहाँ पहुंच गए थे। हमने चाणक्य नीति में लास्ट क्या पढ़ा था वो आप बता दीजिए, तो फिर उसके आगे की कहानी को हम चालू करें। मेरे ख्याल से हम सप्तांग थ्योरी पढ़ रहे थे। सप्तांग सिद्धांत में मैंने आपको क्वालिटी ऑफ किंग्स, मतलब अच्छा, सप्तांग थ्योरी में पहले सप्तांग थ्योरी पूरी क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। देन फिर सप्तांग थ्योरी के बारे में हमने बेसिक बेसिक कुछ चीजें जो है वो देख ली थी। जैसे हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था राजा के बारे में, स्वामी के बारे में, है ना, किंग के बारे में। अब उसके आगे की कहानी जो है वो हम चालू करेंगे, मतलब क्या, स्वामी के बाद वाले व्यक्ति की हम बात जो है वो करेंगे। ठीक है, वैसे स्वामी बचा है मेरे ख्याल से। स्वामी में लास्ट क्या बताया था एक बार वो बताना, किंग्स क्वालिटी में। दंड नीति का बताया था ना। ठीक है, जितेंद्रीय वाला कंसेप्ट जो है वो मैं बता चुका था, उसके आगे की कहानी चालू करनी है। चलिए, अब कहानी को शुरुआत करते हैं, है ना। कहानी को शुरू कर रहे थे, पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लीजिए। आप पढ़ रहे हैं अनअकैडमी पर, इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। अभी जो देख रहे हैं वो है फ्री क्लास। यहाँ से प्लस की तरफ आपको आना चाहिए। प्लस के फायदे क्या है? फेवरेट टीचर से पढ़ने का मौका, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग फॉर्मेट, अलग अलग बैच कोर्स एंड सो ऑन। देन फिर मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे द्वारा चालू कर दिया गया है। हाँ, एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जो लोग भी स्पेशल क्लास में, फ्री क्लास में, अगर आप सीरियस हो तो ही सब्सक्रिप्शन लेना, अदरवाइज मत लेना। घर वालों का पैसा है, आपका पैसा है, बजाइए। लेकिन अगर आप सीरियस है तो ये मैं बैठा हुआ हूँ ईमानदारी से, कंटेंट की बात हो, डिलीवरी की बात हो, तैयारी की बात हो, उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। बाकी आप ये प्लस वाले बच्चों से पूछ सकते हैं। अभी बहुत अच्छा ऑफर चलाया है 20 तारीख तक में, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, जिसका भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो सीधे सीधे 20% ऑफ हो जाएगा जब आप ये कोड जो है इस्तेमाल करोगे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में, आपको बहुत सस्ते दाम पर, 1 साल का 10,000 के समथिंग में, 2 साल का 14,000 के समथिंग, 14,500 में मिल जाएगा। अब ऑफलाइन से कंपेयर करो तो ऑफलाइन में लाखों रुपए ले रहे हैं, जिसके 50,000, 1 लाख ऐसे ले रहे हैं, वो चीज़ हम आपको 10,000 रुपये में करा रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं तो बिल्कुल आइए, मैं आपका बिल्कुल साथ दूंगा। चाहे फिर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, एमपी हो, साइंस हो, हर सब्जेक्ट में आपको जबरदस्त कंटेंट मिलेगा। फिर ये है नोट्स के बारे में, है ना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हम नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं पीडीएफ लैंग्वेज में, आप चाहो तो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। देन फिर अलग अलग बैच कोर्स आते हैं, है ना। ये 10 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, ये 17 तारीख वाले बैच में मेरे दो कोर्स आ रहे हैं। एक 18 तारीख से चालू होगा, जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास में शुरू कर रहा हूँ। ये भी प्री प्लस मेंस रहेगा, बहुत ही डेप्थ वाला कोर्स ये जो है वो रहेगा। और उसके बाद 1 दिसंबर से मेरा इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का कोर्स जो है वो चालू होगा। ठीक है, अब बाइलिंगुअल रहते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको कोर्स देखने को मिलते हैं। अब ये कोर्स की आज डेमो क्लास है ना, आज मैं इसकी डेमो क्लास लूंगा यूट्यूब पर। कितने बजे? रात में 9 बजे। इस क्लास के बाद आज थोड़ी क्लास मुझे छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डेमो क्लास रखी है यूट्यूब की, तो कल फिर हम इसको बढ़ा देंगे। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों से पूछनी थी, क्योंकि 18 तारीख से मैं बिजी हो जाऊंगा, मेरा बैच यहाँ पर रहेगा 6:30 PM पर शाम को। इसकी जगह पर मिडाइवल चालू हो जाएगा। हिम्मत है, मतलब हिम्मत है इन सेंस कि अगर आप लोगों का स्टेमिना है तो हम एक क्लास ये वाली जो है इसको लंबी खींचते हुए, मतलब बाकी के टॉपिक को भी इंक्लूड करते हुए, इसको हम सुबह 8 बजे से या 8:30 बजे से 8 से 10 बजे तक कर दें। कैसा रहेगा, आप क्या बोलते हो? है ना, पर थोड़ा सा मतलब हैवी हो जाएगा डोज, क्योंकि 8 से 10 ये है, फिर 1 से 3 MP है ना। फिर शाम को 6:30 से 8:30 मिडाइवल हिस्ट्री है, और मेरा तो एक बिहार वाला एक अलग है, वो भी बीच में क्लास है, तो मुझे तो बहुत पढ़ाना है। तो आप पढ़ो तो मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाल दूंगा, अपना स्टेमिना बहुत तगड़ा है, अपन पढ़ा देंगे, है ना। आप लोग देख लो, अगर कर दोगे तो फिर मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे पास सुबह ही टाइम है, फिर टाइम ही नहीं है, सिर्फ सुबह 8 से 10 का टाइम है, इसके अलावा टाइम नहीं है, पूरा पैक्ड। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सुबह इसको क्लास को कर दूंगा, 8 बजे से 10 बजे तक रहेगी अपनी क्लास। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ये फिर शेड्यूल है, आप देख लेना।
फिर ये अक्टूबर के बैचेस की लिस्ट है, फिर ये कुछ बैचेस आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी है ना। ये वाले बैच में इंडियन पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, है ना। 17 तारीख का ये जो बैच है ना, इसमें पॉलिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए चलो, फिर अगर आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो आप ये अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 199 रुपीज़ 6 महीने के लिए। ये कोड है एंड सो ऑन। देन फिर ये मेरी प्रोफाइल है, जिसका अभी तक फॉलो नहीं किया भाई साहब फॉलो कर लीजिएगा। ये मेरे बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं आगे। क्या हुआ है, पटना वाले में भी आऊँगा मैं सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उसका, ठीक है। अभी बहुत जल्दी हरियाणा में भी आ रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। बताया ना आज सुबह तुमको, मम्मी की बात का असर है, बहुत काम करना अभी। चलिए चलो भाई, आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे राजा के बारे में, हम सप्तांग थ्योरी के पहले पार्ट पर थे। अब वो पहले पार्ट को ही हम और एक्सटेंड कर रहे हैं। स्वामी में ही कुछ चीजें और है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रहेगी, है ना। अब देखिए, चाणक्य क्या कहते हैं, ड्यूटीज ऑफ किंग, राजा के कुछ कर्तव्य जो है ये बताते हैं। कौन कौन से कर्तव्य हैं तो उनकी हम बात कर लेते हैं। अब एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये ड्यूटीज ऑफ किंग या ये शब्द जो है वो इनमें से किसके द्वारा इस्तेमाल किए गए। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन एकदम लास्ट में बताऊँ। अब ये कौन कौन से हैं तो नंबर 1 है रक्षा, नंबर 1 है रक्षा, नंबर 2 है पालन, ठीक है, और नंबर 3 है रक्षा पालन और योग क्षेमा, योग क्षेमा, ठीक है। ये इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको ऐसे ही अपने को लिखना है। क्या क्या है, कौटिल्य के अनुसार, विष्णुगुप्त के अनुसार एक राजा के 3 कर्तव्य होते हैं। एक होता है रक्षा। अब रक्षा मतलब क्या हुआ कि भाई टू मेंटेन ऑर्डर एंड पीस, है ना, शांति, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। ये भी किसका काम है, ये उस टाइम पर तो राजा का ही काम था, क्योंकि राजा ही सर्वोपरि है। वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई संविधान तो है नहीं, कोई सरकार तो बनी हुई नहीं है, तो राजा ही है। तो ये काम किसका हुआ, ये राजा का काम हुआ कि वो क्या करे, शांति स्थापित करे, टू मेंटेन पीस। फिर नेक्स्ट लिखेंगे टू मेंटेन पीस, फिर इसी में लिखेंगे टू प्रोटेक्ट वीक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, टू प्रोटेक्ट वीक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। हिंदी में लिखेंगे शांति बनाए रखना एवं, शांति बनाए रखना एवं, शांति बनाए रखना एवं मजबूतों से कमजोरों की रक्षा करना, एवं मजबूतों से कमजोरों की रक्षा करना, ठीक है। तो ये किसका काम हुआ, ये हुआ राजा का काम, रक्षा के उसमें। पालन के उसमें क्या होगा तो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एवरीवन, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एवरीवन, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एवरीवन। अब इकोनॉमिक वेलबींग से हम क्या समझे, है ना, आर्थिक कल्याण, सभी का आर्थिक कल्याण। अब ये सभी का आर्थिक कल्याण क्या होता है ना, तो सभी का आर्थिक कल्याण से यहाँ पर मतलब ये है कि भाई सभी के पास में रोजगार होने चाहिए, है ना, सभी के पास में क्या होना चाहिए, रोजगार होने चाहिए, सभी के पास में अवसर होने चाहिए। ये सारी चीजें हमें किसमें देखने को मिलती है, तो ये हमें देखने को मिलती है चाणक्य की जो अर्थशास्त्र लिखा गया है उसमें राजा के कर्तव्यों के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले पॉइंट पर आते हैं वापस से, रक्षा करना। तो भाई ये आपको समझ में आ गया कि किसी और के अटैक को अवॉइड करना या उसे खत्म करना, है ना। कमजोरों की मदद करना, कमजोर में कौन हो सकते हैं, डिसेबल्ड हो सकते हैं, इलिटरेट हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती है ना, बुजुर्ग हो सकते हैं। इन सबको जो है प्रोटेक्ट करना कि भाई इन पर कोई कुछ गलत तरीके का वो सारी चीजें ना करे। क्या आपका संविधान भी ऐसी ही कुछ चीजें करता है, क्या आपके संविधान में भी इस तरह की कोई चीजें दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है ना, कि भाई शांति बनाए रखें, सारे धर्मों का पालन करें, है ना, सभी धर्मों का मतलब रिस्पेक्ट करें, राष्ट्र का रिस्पेक्ट करें, कमजोरों की मदद करें, यही सारी चीजों की हमने बात कही है। फिर पालन पर आ जाइए, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एवरीवन। अब ये क्या डीपीएसपी हो गया, ये क्या डीपीएसपी हो गया, नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। कैसे हो गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि भाई सभी के पास में अवसर होना चाहिए रोजगार का, सभी के पास में नौकरी होनी चाहिए, कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, है ना। ये सारी चीजें, यही डीपी। अब हमने इसको डीपीएसपी में क्यों रखा, तो ये आज रात के 9 बजे वाली क्लास में बताऊंगा कि डीपीएसपी में क्यों आया, फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं आया है ना। तो इसकी बात अपन करेंगे जब पॉलिटी वाला कोर्स आएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगला है योग क्षेमा। अब योग क्षेमा क्या है, जैसे ये इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर रहा है ना, ये आर्थिक रूप से मदद करने की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है,
सामाजिक कल्याण की बात कर रहा है। अब सामाजिक कल्याण में हम क्या क्या चीजों को ले सकते हैं, तो भाई सामाजिक कल्याण में जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बेसहारा है ना, जो बेसहारा है, जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, उनकी हेल्प करना, अनाथालय बनाना, महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड करना, विधवाओं को जो है सुरक्षा प्रोवाइड करना, या उनके लिए कुछ चीजें जो है वो डेवलप करना, वृद्धों के लिए कुछ काम डेवलप करना, या उनके लिए कुछ व्यवस्था करना, ये सब किसमें हो गया, सोशल वेलफेयर में। मतलब यहाँ पर चाणक्य ये उम्मीद कर रहे हैं, चाणक्य ये उम्मीद कर रहे हैं राजा से कि एक राजा ऐसा होगा या एक राजा ऐसा होना चाहिए जो, आप देख रहे हो यहाँ पर हर चीज जो है ड्यूटीज ऑफ किंग में उन्होंने जो डिसिप्लिन का पॉइंट पकड़ा है उसमें वो एक ही चीज करवा रहे हैं, बस एक ही चीज करवा रहे हैं, वो क्या है, प्रजा खुश होनी चाहिए। जो भी कुछ है वो प्रजा के लिए होगा, टेरिटरी के लिए होगा, स्टेट के लिए होगा, है ना। अगर राजा इतना कर पा रहा है तो फिर राजा स्वतंत्र है, राजा को भगवान मान लिया जाए, राजा को कोई दिक्कत नहीं है, राजा जो करे फिर वो सही है, राजा साम दाम दंड भेद लगाए कोई दिक्कत नहीं, राजा जो करेगा सब सही है, अनटिल एंड अनलेस प्रजा खुश है। बात समझ रहे हो, बात बिल्कुल सही भी है। अगर प्रजा खुश है तो फिर और कुछ चाहिए भी नहीं, सारी चीजें फिर सेटल आउट हो जाती है। आई बात समझ में, आपको क्लियर हुआ क्या? और इसीलिए इसीलिए नोट डाल के लिखना, जो आपको मेंस में आएंगे ना तो इसमें ना ये सारी चीजें नोट डाल डाल के लिखना, ये बड़ा आपको हेल्प करेगी, अच्छे नंबर दिलवाने में बड़ा मदद करेगी, है ना। इसीलिए चाणक्य क्या कहते हैं, किंग इज बाउंड टू राजधर्म, किंग इज बाउंड टू राजधर्म एंड नॉट टू एथिक्स। मतलब क्या हुआ, राजा राजधर्म से बंधा हुआ है, ना कि नैतिकता से बंधा हुआ है। अब आप समझ रहे हो नैतिकता को क्यों मना करा उन्होंने, क्योंकि नैतिकता के चक्कर में प्रजा का नुकसान करा दोगे, आप प्रजा का नुकसान नहीं कर सकते, तो आपको नैतिकता नहीं, राजा जो है, राजा को तो प्रजा का ध्यान रखना है, और प्रजा का ध्यान कैसे रखना वो उन्होंने बता दिया। नैतिकता का पार्ट जो है वो इसलिए है कि भाई आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी आपके साम्राज्य है, जितने भी आपके नेबर्स हैं, उनको आप प्यार मोहब्बत से नहीं, वहां पर तो आप कवर करो, जीतो, प्रजा को अपने अंदर लो और उनको भी डेवलपमेंट करो, इसकी बात जो है वो कर रहे हैं। अब ये सब करना इतना आसान है क्या, ये सब करना इतना आसान है क्या? तो इसके लिए कौटिल्य कहते हैं, इसके लिए कौटिल्य कहते हैं कि अ किंग शुड यूज एवरी बिट ऑफ टाइम, अ किंग शुड यूज, ध्यान से देखना है ना, ये राजा बनाएगा, इनकी बातें मान लो तो तुम भी सब डिप्टी कलेक्टर इसी साल बन जाओगे, इसी साल बन जाओगे अगर तुम चाणक्य को समझ गए तो। और जो नहीं बन पा रहे हैं उनको मैं बताता हूँ, इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में बताऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ वो पढ़ लोगे ना, जब उनके बारे में पढ़ लोगे पूरा की पूरा, तो तुम इस निष्कर्ष पर आ जाओगे कि सर हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, हमें बेस्ट लाइफ मिली है, और बस हमें चाणक्य वाली नीति को फॉलो करना है और हमें बनना ही बनना है। क्यों? क्योंकि वहां पर दुख दर्द पीड़ा, है ना, समस्याओं के बीच में इतना बड़ा व्यक्ति बनना, इतना पढ़ना, इतनी डिग्री लाना और ये सारी चीजें करना, वो तुमको ऐसी दोनों चीजें, इसीलिए मैंने एक के पीछे एक लेके आया हूँ, इधर चाणक्य और इधर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा ना तो तुम्हारा लेवल ही अलग हो जाएगा, समझे। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं, अ किंग शुड यूटिलाइज एवरी बिट ऑफ टाइम, अ किंग शुड यूटिलाइज एवरी बिट ऑफ टाइम, एवरी बिट ऑफ टाइम, एक राजा को अपने समय का हर संभव उपयोग करना चाहिए, है ना, एक राजा को अपने समय का हर संभव उपयोग करना चाहिए। अब हर संभव उपयोग कैसा, ऐसा नहीं कि टिकटॉक चला रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, स्नैपचैट चला रहे, है ना, ये हर संभव उपयोग नहीं है। इनका ये है कि आपकी हर चीज डिसिप्लिन में रहनी चाहिए, फिक्स्ड फॉर्मेट में रहनी चाहिए, कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे न्याय करना है, इतने बजे मुझे मिलिट्री के लिए तैयारी करवानी है, जो भी कुछ है वो आपका प्री मतलब पूरा सेट पैटर्न में होना चाहिए। और सोने का टाइम इसमें क्या दिया गया था, तो इसमें महान लोग आते हैं, इसमें गांधी जी मिलेंगे, इसमें आपको इब्राहिम लिंकन मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने सोने का समय कुछ ऐसा लिया। इन्होंने क्या कहा, सोने का समय है 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। कैन यू इमेजिन, जस्ट इमेजिन, चाणक्य कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य से कि 10:30 बजे सोना है बाबू और 1:30 बजे उठ जाना है, 2 बजे से, है ना, जो नित्य कर्म है वो तुम्हारे निपट के 2 बजे से तुम्हें काम करना चालू कर देना है, समझे आप। और आपको 10 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, आप कहते हो कि सर टाइम टेबल कैसे बनाए, 10 घंटे 8 घंटे तो सोने को चाहिए ना, वो साइंस कहता है कि 8 घंटे सोना जरूरी है ना,
साइंस वाली बातें मुझसे करने लग जाते हो। जब अंकल चिप्स खाते हो, जब साइंस भूल जाते हो कि दिस इज डेंजरस टू हेल्थ। जब लेड वाली मैगी खाते हो तब भूल जाते हो कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन जब सोने की बात आती है तो साइंस याद आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजों को छोड़िए। चलिए ठीक है, आप इतना कम नहीं इतना कम नहीं, लेकिन एटलीस्ट 5 घंटे, 6 घंटे सो रहे हो तो 5 कर लो, 8 कर रहे हो तो 7 कर लो, 7 सो रहे हो तो 6 कर लो, इतना तो कर सकते हो। 6 से फिर 5 पे आ जाना है। अब 5 घंटे एटलीस्ट सो, आप 4-5 घंटे की नींद में आपका काम हो जाना चाहिए, है ना। पर ऐसा नहीं 6 घंटे से ज्यादा जो सो रहा है, मतलब सोच लो भाई तुम महापाप कर रहे हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कितनी देर का क्या कौटिल्य क्या बताना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, क्लियर हो गया क्या? अब देखिए, इन्हीं सब बातों पर कौटिल्य एक और चीज कहते हैं। कौटिल्य की बात ध्यान से सुनना, फिर मैं इसको लिखवा दूंगा। कौटिल्य कोट करके कहते हैं, सप्तांग थ्योरी में कोट करके कह रहे हैं कि राजा अगर अच्छा हो, ध्यान से समझना, आपके प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव के लिए बता रहा हूं मैं, अगर राजा अच्छा हो तो ये बाकी के 6 टायर जो है ये नहीं भी काम कर रहे हो तो राजा इनसे काम करवा लेगा। मतलब कौन कौन, कि भाई प्रजा है ना, फोर्ट है, कोष है, उसके अमात्य हैं, ये जितने भी हैं, ये अगर नहीं भी कर रहे हैं ढंग से काम तो इनको राजा काम करवा लेगा, सही काम करवा लेगा। मतलब सप्तांग थ्योरी में जो मैंने आपको बताया था कि 7 सिद्धांत है, 7 कैटेगरी उन्होंने 7 में डिवाइड किया है, जो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इन्होंने क्या कहा, किंग शुड बी द मोस्ट पावरफुल। अगर राजा शक्तिशाली है तो बाकी 6 से वो काम करा सकता है। लेकिन अगर वो बाकी 6 बहुत शक्तिशाली भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फंड बहुत है, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, किला बहुत स्ट्रांग है, मंत्री बहुत स्ट्रांग है, प्रजा बहुत लॉयल है, सब कुछ है, लेकिन राजा ही मूर्ख निकल गया, राजा ही कमजोर निकल गया, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर तो राजा को कोई नहीं बचा सकता। फिर पुष्यमित्र शुंग आएगा और शुंगवंश चालू हो जाएगा, है ना। फिर नंदवंश चालू हो, मतलब इस तरीके से कहानी चलती रहेगी, क्योंकि राजा कमजोर है। तो बेसिक आप समझ रहे हो कि भाई सप्तांग थ्योरी के हिसाब से सबसे मजबूत कड़ी कौन सी हुई? वो हुई राजा। पॉइंट समझ में आया क्या? बात समझ में आई? तो ये चीज को लिख लो आप, ये चीज को लिख लो आप। इसी को नोट डाल के तीसरी चीज अपन उसी में नोट में ही लिख रहे हैं, अ स्ट्रॉन्ग एंड एबल किंग, अ स्ट्रॉन्ग एंड एबल किंग, अ स्ट्रॉन्ग एंड एबल किंग हैविंग 6 elements poorly developed can turn the state into can turn the state into powerful and a very strong state, a very strong state। अब इसे हिंदी में लिख लीजिए, एक मजबूत और सक्षम राजा, एक मजबूत और सक्षम राजा जिसके 6 तत्व, जिसके बाकी 6 तत्व अगर खराब भी हों, एक मजबूत और सक्षम राजा जिसके 6 तत्व अगर खराब भी हों तो वह राज्य को एक शक्तिशाली और मजबूत राज्य बना सकता है। तब भी वह राज्य को एक शक्तिशाली और मजबूत राज्य बना सकता है। क्लियर है बात, हिंदी इंग्लिश में दोनों में? अब बस इसी के आगे लिख लेना एंड वाइस वर्सा, है ना, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी सही है कि 6 स्ट्रांग हो तो भी और राजा कमजोर हो तो कोई नहीं बचा सकता, फिर तो निश्चित है गई गाड़ी, गई भैंस पानी में। एंड वाइस वर्सा नहीं लिखना आपको, आपको तो पूरा लिखना है। आपको तो वाइस वर्सा पूरा लिखना है कि अगर 6 एलिमेंट 6 तत्व स्ट्रांग हो और राजा कमजोर हो तो शक्तिशाली राज्य भी कमजोर हो जाएगा। अब इसी के आगे एक लाइन जो है ये आप चाहो तो मेंस में कोट भी कर सकते हो, है ना।
जहां पर संस्कृत आप लगा दोगे ना वहां आपके नंबर और बढ़ जाएंगे। प्रजा सुखे सुखम, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, राज्ञः। मैं इसलिए देख रहा हूं संस्कृत में आपका कुछ गलत ना हो जाए, है ना। प्रजानम तु हिते हितम, प्रजानम तु हिते हितम, न आत्मप्रियम, न आत्मप्रियम, न आत्मप्रियम हितम राज्ञा, हितम राज्ञः। लास्ट लाइन लिख लो। प्रजानम, प्रजानम, प्रजानम तु प्रियम हितम, प्रियम हितम। ठीक है, इतना लिख लो फिर मैं बताता हूं। पर सर ये तो डिक्टेटरशिप में नहीं इवोल्यूट हो जाएगा, जस्ट लाइक रिसेंट बेलारूस केस। तो डिक्टेटरशिप ही तो है, डिक्टेटरशिप ही है भाई, और कुछ थोड़ी है ये, प्योर डिक्टेटरशिप है। कोई है ही नहीं ना, कोई प्रजा मतलब कुछ वो है ही नहीं, मतलब ये राजा और प्रजा के बीच की रिलेशन है, बस इसी का महिमा मंडल है सप्तांग थ्योरी, और कुछ नहीं है, इसी का है। कोई संविधान कुछ नहीं है, तो मोनार्की की ही बात कर रहे हैं। चलिए इतना लिख लिया, इसको इंग्लिश में कर दूं। न आत्मप्रियम हितम राज्ञा, एक बार पूरा पढ़ रहा हूं, सुन लो। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजानाम तु हिते हितम, न आत्मप्रियम हितम राज्ञा, प्रजानम तु प्रियम हितम। ये लिखा है आत्मप्रियम। चलिए अब इसी को मैं इंग्लिश में आपको लिखवा रहा हूं, है ना। इन द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ पीपल, इन द वेलफेयर एंड happiness of people, in the welfare and happiness of people lies the king's welfare and happiness, lies the king's welfare and happiness। हिंदी में इसी को लिखेंगे, प्रजा के कल्याण और सुख में ही, प्रजा के कल्याण और सुख में ही राजा का कल्याण और सुख निहित है। प्रजा के कल्याण और सुख में ही, प्रजा के कल्याण और सुख में ही राजा का कल्याण और सुख निहित है। चलिए लिख लिया क्या? चलिए अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं किस पर, अब हम आ रहे हैं जो हमने सेकंड पढ़ा था सप्तांग थ्योरी में। तो सेकंड नंबर पर सर आपने पढ़ा था अमात्य, है ना। आपने किसके बारे में पढ़ा था? अमात्य के बारे में पढ़ा था। तो अब ये अमात्य क्या है, इनको हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ये जो अमात्य थे ये थे क्या, इनका काम क्या था, एंड सो ऑन। ठीक है, अमात्य क्या हुआ? हायर ब्यूरोक्रेसी, है ना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको आज की तारीख में आप कहते हो ना, मंत्री परिषद जिनको आप कहते हो कि भाई जो मेन मिनिस्टर्स रहते हैं, जिनको हम किचन कैबिनेट कहते हैं, संविधान में संज्ञा देते हैं, वो। ठीक है, अब इसमें कौटिल्य क्या कहते हैं? कौटिल्य का ये कहना है कि राजा अकेले सारी चीजें नहीं कर सकता, डिसीजन तो वो ले सकता है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए, उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए उसे क्या है, कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। द किंग नीड असिस्टेंस इन गवर्नेंस। अब देखना, आप ध्यान देना क्या क्या चीजें आ रही है। द किंग नीड्स, द किंग नीड्स assistance in governance, the king needs assistance in governance। शासन में राजा को सहायता चाहिए, शासन में राजा को सहायता चाहिए, शासन में राजा को सहायता चाहिए। रीजन, है ना, इसी का रीजन क्या लिखते हैं, इसी में कौटिल्य का स्टेटमेंट है ना, एग्जैक्ट कौटिल्य का स्टेटमेंट है, मेरी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा गया। वन व्हील डज नॉट, वन व्हील अलोन डज नॉट टर्न। एक अकेला पहिया,
एक अकेला पहिया नहीं घूमता, मतलब एक राजा अकेला ही सिर्फ अपने उस पर करे कि पूरी प्रजा को और सब कुछ दारोमदार संभाल ले, तो ऐसा जो है वो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर। एक अकेला पहिया नहीं घूमता, है ना, एक अकेले पहिए से आप किसी भी चीज को रन नहीं करा पाएंगे। फिर अगला है कंडीशंस ऑफ बीइंग अ अमात्य, अमात्य बनने की कुछ स्थितियां या कुछ शर्तें। अब नंबर 1, अमात्य, किसी को मिनिस्टर बनना है तो क्या हो सकता है, तो इसके लिए कौटिल्य के अनुसार देखो क्या किया गया। अब देखो यहाँ पर मोनार्की चल रही है तो शाही खून तो लेना पड़ेगा, उसको वो नहीं कर सकते कि नहीं नहीं भाई रिटर्न पेपर एक करवा दो, है ना, यूपीएससी करा दो, एमपीपीएससी करा दो, ये नहीं कराए जा सकते। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले किसको लो, सबसे पहले लो मेरिट वाले को। अब मेरिट वाला मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति योग्य है ना, सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर चुना जाना चाहिए, है ना, मेरिट के आधार पर या योग्यता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो बनाओ। यहाँ पर चाणक्य का आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिल रहा है। चाणक्य सिर्फ रॉयल ब्लड वाले नहीं थे कि बस शाही खून वालों को हम दो, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, नहीं नहीं, चाणक्य क्या कह रहे हैं, मंत्रियों में जो योग्य है सिर्फ उन्हें ही मंत्री बनाया जाए, ऐसा नहीं है कि आप किसी को, और सबसे पहले उनको ही रखा जाए। उसके बाद कहीं आगे चलकर फिर हम किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि भाई वो राजा के उसमें आ रहा है, रॉयल ब्लड पर है नहीं है, वो सारी चीजें बाद की उसमें हो गई, है ना। व्यक्तिगत गुण जो है वो बाद में देखे जा रहे हैं, कुलीन है नहीं है, वो सब बाद में जो है वो देखे जा रहे हैं, है ना। फिर क्या है पर्सनल वर्च्यूज, पर्सनल वर्च्यूज, व्यक्तिगत गुण क्या है ना, व्यक्तिगत गुण क्या है, व्यक्तिगत गुण क्या, अभी ये समझाऊंगा, है ना। और थर्ड क्या है, तो थर्ड है नोबिलिटी, मतलब शाही खून। थर्ड क्या है, नोबिलिटी, मतलब क्या हुआ, शाही खून, शाही खून। अब इसको समझिए, यहां पर चाणक्य क्या कह रहे हैं, चाणक्य कह रहे हैं योग्यता के आधार पर लीजिए, जो योग्य है उसे आने दीजिए, जो योग्य है, फिर वो कोई भी हो। और ये चीज आपको ध्यान से समझना, कहा हम एक तरफ कहते हैं कि लेटर वैदिक में जो है हमारे अंग्रेजों ने यही लिखा कि कास्ट सिस्टम करप्ट हो गया था, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय वाला फंडा हो गया था, सबके काम निर्धारित कर दिए गए थे। लेकिन चाणक्य के अनुसार अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं और जब हम मिलिट्री डिप्लोमेसी को पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि शूद्र को, वैश्य को कोई मनाही नहीं थी अगर वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस वो मेरिट रखते हैं, वो योग्यता रखते हैं। मतलब योग्य व्यक्तियों का बिल्कुल स्वागत है, कहीं मना नहीं किया गया मौर्यन एम्पायर में, या एटलीस्ट अर्थशास्त्र में तो बिल्कुल मना नहीं था। अगर उसके पास में गुण है, उसके पास में प्रतिभा है, उसके पास में योग्यता है, तो ही कैन ज्वाइन, उसे मना ही नहीं है किसी तरह की, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना, चाणक्य ने बिल्कुल भेदभाव नहीं किया है। आपको चांडाल का उल्लेख मिलेगा, वो अलग सेंस में है, चांडाल जो है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। मिलिट्री में अलाउड था, मिलिट्री में बिल्कुल पूर्णतः अलाउड था। चांडाल वाला फैक्टर जो है वो एक अलग फैक्टर है, वो अपन लास्ट में बात करेंगे, वो मैं ऑलरेडी आपको एडिशन में बता भी चुका हूँ। क्लियर है, आ गई बात समझ में। अब ये तो हमने देख लिया कि भाई अमात्य बनने की, मिनिस्टर बनने की तीन शर्तें क्या थी, तीन शर्तें ये थी कि योग्य हो, व्यक्तिगत गुणों से भरा हुआ हो, और उसमें शाही खून हो, है ना। या तो शाही खून हो, या व्यक्तिगत गुण बहुत अच्छे हो, या योग्य इतना हो कि भाई उसे मना नहीं कर सकते। तो ये सारे, क्या हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, तो हम क्या देखते हैं, कोई योग्य व्यक्ति है तो वो वहां तक पहुंच जाता है ना, या फिर कोई व्यक्तिगत गुण वाला व्यक्ति है। अब देखो योग्य व्यक्ति की अगर मैं मेरिट की बात करूं तो मोदी जी की बात हम कर सकते हैं, है ना, अटल जी की हम बात कर सकते हैं कि योग्यता के आधार पर जो है वहां तक पहुंचे थे, है ना, योग्यता के आधार पर वहां तक पहुंचे थे। अगर मैं व्यक्तिगत गुण की बात करूं तो व्यक्तिगत गुण में मुझे कौन दिखते हैं, मनमोहन सिंह दिखते हैं कि भाई एक इकोनॉमिस्ट, देश को जरूरत है, प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान हुए, है ना। मैं बात करूं एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, भाई व्यक्ति है, पर्सनल वर्च्यू, व्यक्तिगत गुण ही इतना बड़ा है कि उन्हें फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री जो है उसके नाम से नवाजा गया, है ना। तो ये व्यक्तिगत गुण हो गया। अब नोबिलिटी में कहूं तो नोबिलिटी क्या हो गया कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में एक वेव सी चल पड़ी, हमदर्दी की वेव चल पड़ी, और उसके कारण राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, तो वो अब राहुल गांधी अभी तक बने नहीं ना प्रधानमंत्री, तो राहुल गांधी को हम नहीं जोड़ सकते उसमें, हमें एक ऐसा एग्जांपल कोट करना होगा जो टच आए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी बिल्कुल केपेबल नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर केपेबल वाली कोई चीज नहीं लिखी है कि शाही खून है तो केपेबल नहीं होगा, बिल्कुल केपेबल होगा वो। ठीक है, हाँ, किसी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मैंने सिर्फ आपको एक उसका दिया, है ना, राजीव गांधी का दिया।
आई बात समझ में आपको? ये कंडीशन हो गई, लेकिन ये कंडीशन के बाद में भी 4 तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप भाई नोबिलिटी शाही गुण वाले हैं या आप में कोई व्यक्तिगत गुण है या आप बहुत योग्य है तो आपको बना देंगे। इवन मिनिस्टर बनाने के बाद भी आपके 4 तरह के टेस्ट होंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है जैसे आप लोगों का है ना, एक बार एग्जाम दे दी, इंटरव्यू दे दिया, पेपर पेपर निकल गया, अब नौकरी करना है ना, फिर आपको नौकरी करना है, अब नौकरी से आपको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 4 तरह के टेस्ट लिए जा रहे हैं, 4 टाइप ऑफ टेस्ट, है ना। कैसे कैसे, तो वो देखो, तो इसमें लिखिए चाणक्य मेंशन्ड 4 टाइप ऑफ एग्जाम्स या 4 टाइप ऑफ टेस्ट। चाणक्य 4 तरह की परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं, है ना। चाणक्य 4 प्रकार के परीक्षण की या टेस्ट की बात करते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, जितने भी नाम आपको हिंदी संस्कृत में, हिंदी इंग्लिश में नहीं मिल रहे हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, है ना। ये नाम बिल्कुल ध्यान रखना। एक है धर्मोपदा, पहला है धर्मोपदा, फिर धर्मपदा के बाद सेकंड है अर्थोपदा। अर्थोपदा ये एग्जैक्टली अर्थशास्त्र में जैसा मेंशन किया गया है उसके बारे में बता रहा हूं। फिर थर्ड है कामोपदा। कामोपदा और फोर्थ है भयोपदा। भयोपदा। अब इनको एक एक चीज से समझते हैं। अब देखो नाम अगर आप पढ़ पा रहे होगे, है ना, पधा वर्ड छोड़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। धर्मोपदा, धर्मोपदा मतलब क्या हुआ कि भाई रिलीजियसली, धर्म के नाम पर, है ना, आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है ना, रिलीजियसली करप्ट करने की, धार्मिक रूप से आपको करप्ट करने की कोशिश करी जा रही है, तो उसे ही क्या कहा गया? तो उसे ही धर्मोपदा कहा गया। मैं इसको लिख सकता हूँ रिलीजियस एल्यूरमेंट। रिलीजियस एल्यूरमेंट मतलब धार्मिक रूप से आपको खींचा जा रहा है ना। फिर अर्थोपदा, अर्थोपदा क्या हुआ? मौद्रिक प्रलोभन आपको दिया जा रहा है कि भाई इतनी जागीर आपको दे दिया जाएगा, इतना पैसा आपको दे दिया जाएगा, इतनी स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दी जाएगी, है ना। एल्योरमेंट मतलब होता है अट्रैक्शन, है ना, किसी को खींचना अपनी ओर, आकर्षित करना, है ना, तो मौद्रिक आकर्षण आप कह सकते हैं। फिर कामोपदा, काम, काम वासना, कामदेव आपने सुना है, मतलब क्या? लव, है ना, लव, संकट, पीड़ा, है ना, जो भी आप कह लो उसको, लव एलोरमेंट। अब लव एलोरमेंट कैसे? तो मैंने इसके बारे में आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी कि यहाँ पर इवन रानियों तक को इसके लिए ले लिया जाता था कि तुम इस तरीके से, देखो ये गलती है, ठीक है। रानियों को भी इस तरीके से ले लिया जाता था कि आप क्या करिए, आप इनको लॉयल्टी टेस्ट करिए इनका, तो वो क्या होगा? कामोपदा। और लास्ट क्या होता है? भयोपदा। भयोपदा क्या होता है? तो फियर एल्यूरमेंट, है ना, कि डर पैदा कर देना किसी के मन में कि भाई ये पार्टी बदल ले, है ना, ये क्या करे? पार्टी बदल ले और अपने साथ में वो कर ले। क्लियर हुई? क्लियर हुई बात? अब देखिए, अब इनको, इसके पहले एक क्वेश्चन आया, पहले वो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। किसी को ये समझ नहीं आया था, है ना, ये समझ नहीं आता कि योग्यता और व्यक्तिगत गुण में क्या अंतर रहता है। देखिए योग्यता मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ लोग योग्य होंगे अभी प्रीलिम्स देने के लिए, आप एलिजिबल होंगे, है ना, योग्य हैं आप। कुछ लोगों के व्यक्तिगत गुण ऐसे होंगे कि आप बन सकते हैं, समझ रहे हो, ये अंतर है। व्यक्तिगत गुण ऐसे कि भाई आप बहुत शालीन हैं, समझदार हैं, चीजों को लेके चलते हैं, इंटरव्यू में आप परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे, पेशेंस है आप में, वो आपका व्यक्तिगत गुण है। कोई भी एक ताकत है आपके पास में जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगी। मेरिट मतलब योग्य है आप योग्यता है आप में, आप उसको कर लीजिए जैसे भी आपको करना है, ठीक है। अब देखिए, फिर आता है एल्यूरमेंट, मतलब होता है किसी चीज का आकर्षण, है ना, मौद्रिक प्रलोभन, मौद्रिक आकर्षण, प्रेम का आकर्षण, डर का आकर्षण, डर दिखाया गया, इस टाइप से, है ना। अर्थोपदा है मॉनेटरी एल्यूरमेंट, मौद्रिक प्रलोभन। अब इसमें होता क्या है वो समझिए। अब ये एक तरीके से कैसा हुआ, 4 पेपर हो गए, है ना। अब लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था जैसा आप लोगों के साथ में कि आपको भाई 6 पेपर देने और 6 की 6 में नंबर लेके आने हैं, कट ऑफ क्लियर करके अच्छे नंबर लाके फिर उसका नंबर का एक वो निकाल के फिर जाकर आपको कोई जॉब मिलती है एंड सो ऑन। तब ऐसा नहीं हुआ करता था, तब जनसंख्या कम थी। तब ये होता था कि
जिसने ये चारों टेस्ट पास कर लिए वो क्या बनेगा, उसको बना दिया जाता था पीएम जैसी पोस्ट दे दी जाती थी, सबसे बड़ा पद मंत्रियों का जो है वो उसमें दे दिया जाता था, उसको दे दिया जाता था। जिसने धर्मोपदा को पार कर लिया है ना, उसको क्या कर दिया जाता था, उसको इस तरीके से वो किया जाता था कि धार्मिक से रिलेटेड है, जो जुडिशियल से रिलेटेड मामले हैं वो इसको हम दे देते हैं। अर्थोपदा जो है तो उसमें फाइनेंस से रिलेटेड मामले जो है वो पकड़ा दिया, उसमें कुछ मिनिस्टर दे दिया जाता था। जो कामोपदा में हुआ करता था इसे क्या किया जाता था, इसे सिटी का दे दिया जाता था, जो नगर उस टाइम पर रहा करते थे, जो शहर उस टाइम पर हुआ करते थे, है ना, कि वहां पर चीजों को मैनेज करने का काम जो है वो आप करोगे, मैनेजमेंट वाला काम जो है आप करोगे। और भयोपदा, जिसे डर ही नहीं लग रहा है उसे कहाँ उतारोगे, उसे आप वॉर में, युद्ध में उतार दोगे, उसे आप मिलिट्री में उतार दोगे, ताकि वो जोश बना रहे, ताकि वो एक जज्बा जो है वो बना रहे। और जो इन सबको पास कर गया उसे कहाँ पहुंचा दिया, उसे बिल्कुल मेन मिनिस्टर बना दिया। क्लियर है बात। लेकिन एक और चीज याद रखना, एक में पास किया और दूसरे में तुम कट ऑफ, मतलब कहते हैं ग्रेस भी नहीं ला पाए, तो तुम गए, फिर तुमको कहीं भी नहीं रखेंगे फिर, है ना। क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जो धर्मोपदा में और अर्थोपदा में तो चल गए, लेकिन कामोपदा में जयराम जी की रानी के पीछे पीछे चल दिए, है ना, तो इनको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाता था। क्लियर है, आ गई बात समझ में। चलिए, तो ये अपन ने पढ़ लिया सेकंड पार्ट। मैंने आपको बताया था राजा सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आ गया अमात्य। अब इसके आगे चलते हैं अपन। हाँ, सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट बिल्कुल कह सकते हैं। थर्ड क्या था हमारा, तो थर्ड था जनपद, है ना। थर्ड क्या था, जनपद। अब जनपद के बारे में कौटिल्य क्या लिखते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब जनपद क्या है, तो जनपद एक तरीके से मैं कह सकता हूँ टेरिटरी है ना। जनपद क्या है, जनपद टेरिटरी है, जनपद एक क्षेत्र है ना, राज्य का क्षेत्र जो है वही क्या कहलाएगा, जनपद कहलाएगा। आप चाहो तो टेरिटरी लिख लो ब्रैकेट में, आप चाहो तो क्षेत्र लिख लो, जो भी आपको लिखना है। अब ये जनपद में, ये क्षेत्र में कौटिल्य क्या कहते हैं, तो कौटिल्य कुछ चीजों के बारे में बताते हैं। अब देखिए, कोई क्षेत्र है, कोई जनपद है, कोई एरिया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आप में से किसी को राजा बना दिया या रानी बना दिया, जैसे रामेश्वरी जी क्लास में आई तो मैंने रामेश्वरी जी को कहा कि भैया आज आप रानी हो, ये 50 किलोमीटर का एरिया आपका है। अब बिल्कुल रामेश्वरी जी खुश कि चलो भाई ठीक है, मैं क्लास में आई, सर ने 50 किलोमीटर का एरिया मुझे रेडियस का दे दिया। अब पता चला सर ने क्या दिया, बोले 50 किलोमीटर का रेडियस है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ऊंट है, इंसान भी नहीं है, सिर्फ आप ही अकेले इंसान हो, है ना, पूरा रेगिस्तान है, क्या काम का फिर वो काम का क्या, 50 किलोमीटर का क्या, 500 किलोमीटर का दे दो तुम, क्या काम का उसमें करेंगे क्या, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो जनपद क्षेत्र के बारे में क्या कह रहे हैं, क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं कि भाई क्षेत्र एक ऐसा होना चाहिए, टेरिटरी एक ऐसी होनी चाहिए राजा की जिसमें सारी चीजें हों। अब सारी चीजें कौन कौन सी हो, तो इट शुड कंटेन, इसमें लिखो इट शुड कंटेन फर्टाइल लैंड, इट शुड कंटेन फर्टाइल लैंड, सब कुछ हिंदी में लिखवाऊंगा, है ना। सेकंड, माइंस मतलब खदाने, पैस्चर मतलब चराई वाली जगह, पैस्चर लैंड, फॉरेस्ट, वाटरवे एक्सेट्रा। हिंदी में लिखेंगे उपजाऊ भूमि, खदाने, चारागाह, जंगल और जलमार्ग आदि होना चाहिए। एक क्षेत्र में उपजाऊ भूमि, खदाने, चारागाह, जंगल, जलमार्ग आदि होने चाहिए, मतलब टेरिटरी आपकी इस तरीके की होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, अब चलो टेरिटरी मान लिया, अब अभी तक हम रेगिस्तान की बात कर रहे थे, आपने कहा कि ठीक है भाई रेगिस्तान हटाओ, लोग वाली देते हैं, लेकिन लोग ऐसे बिल्कुल हिंदी में है उपजाऊ भूमि, खदाने, चारागाह, जंगल, जलमार्ग आदि होने चाहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो यार, टाइम कम है। अब सेकंड, आपको चलो एरिया बहुत जबरदस्त मैंने दे दिया, है ना, एरिया आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दे दिया, लेकिन लोग ऐसे, इनको कोई मतलब ही नहीं है, इन्होंने खाया पिया सो गए, इनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, कोई मतलब नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई एथिक्स, कोई मोरालिटी नहीं, गंदी बाड़ा मचा हुआ है, वहीं पर सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ऐसे टेरिटरी काम किए क्या राजा के, ऐसी टेरिटरी कोई काम किए क्या राजा के, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर नागरिकों के भी इन्होंने क्या करे, कुछ पॉइंट बताए, कुछ फैक्ट बताए कि वो कैसे होने चाहिए। तो दे शुड बी, और ये भी राजा का कर्तव्य बना दिया कि ये राजा को करना है, मेंटेन कि ऐसे होने चाहिए। दे शुड बी पॉलिटिकली, अब देखना इसमें पटेल अशोक का पॉइंट आ जाएगा, पॉलिटिकली कॉन्शियस,
दे शुड बी पॉलिटिकली कॉन्शियस पीपल and aware of their religion. इसको लिख लो, राजनीतिक रूप से जागरूक लोग एवं अपने धर्म के प्रति जागरूक लोग होने चाहिए। और ये काम किसका है? ये काम राजा का है। क्या करना है? राजनीतिक रूप से जागरूक लोग एवं धर्म के प्रति जागरूक होने चाहिए। और यही काम आप देखो, अशोक ने एडिक्ट लगवाए थे तब नहीं किया था क्या? जो उसने शिलालेख लगवाए थे, धर्म प्रोपोगेट किया था कि भाई पशु बलि नहीं दी जाएगी, पशु बलि नहीं देना चाहिए, सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, यही सारी चीजें तो बताई थी उसने। और क्या बताया था? और अशोक कोई अलग तो है नहीं, ये भी मौर्यन एम्पायर का ही पार्ट है, अशोक भी, है ना। और ये मैंने आपको बताया भी कि गुप्त काल तक तो चल रहे थे, गुप्त काल तक तो ये अर्थशास्त्र था, उसके बाद मिसिंग हुआ है। और देख लो गुप्त काल के बाद फिर भारत का क्या हुआ है, ये भी देख लो आप। इतिहास बहुत गजब की चीज है, अगर इसको जीवन में उतार लो ना तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल से दुनिया में कोई कुछ नहीं सिखाता। गुप्त काल के बाद भारत का क्या हुआ है ना। उत्तर गुप्त काल है और उसके बाद हर्षवर्धन छोटा सा एरिया, फिर इधर पुलकेशिन छोटा सा एरिया, फिर आ गए अटैक्स जो है वो चालू हुए, अटैक जो चालू हुए तो फिर रुके ही नहीं, आजादी हो गई फिर, है ना। फिर हजारों साल में हम गायब हो गए, हमें बर्बर घोषित कर दिया गया, हमें गवार घोषित कर दिया गया, हमें गोबर उठाने वाले घोषित कर दिया गया, हमारे बारे में लिख दिया गया डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वो भी भारत में ही, है ना। तो देखो आप, सिर्फ एक किताब के मिलने से, एक किताब के हटने से कहानी ही बदल गई पूरी की पूरी। और ये किताब कब मिली है? 1905 में मिली। और जरा फिर से इतिहास को देखना जरा, ये कितनी लकी किताब है कि 1905 में मिलती है, और 1905 में बंगाल विभाजन होता है और राखी वाखी बनने का सारा सिनेरियो चालू होता है, और उसके बाद से फिर करवट लेना चालू करता है। अभी तक जो भिक्षावृत्ति चल रही थी, मेंडिकेंसी चल रही थी कि हम भीख मांग रहे थे अंग्रेजों से कि भाई एक दो बात हमारी भी सुन लो, एक आता है व्यक्ति और सत्याग्रह करके चला जाता है, दे सत्याग्रह, दे सत्याग्रह, दे सत्याग्रह, होम रूल लीग मूवमेंट चालू हो जाता है। एक अलग ही कहानी, एक अलग ही प्रारूप जो है वो तैयार हो रहा है। फिर करवट ले ली देश ने और देश आजादी की तरफ आगे बढ़ चला। आहा, क्या बात है, अर्थशास्त्र नहीं हो गई साहब, ये तो किस्मत का पिटारा, अलादीन का चिराग, जीनी वाला काम हो गया। और जब से मिला है, जब से बढ़ता ही जा रहा है देश, आगे ही बढ़ता जा रहा है, 5th नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, बताओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लिया है ना कि अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। और देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है, पॉलिटिकली कॉन्शियस होना चाहिए। ध्यान से समझना क्या कहा है, पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से जागरूक। अब आप एक चीज बताओ, पॉलिटिकली कॉन्शियस क्यों? राजनीतिक रूप से जागरूक होने की, वो राजा देखे प्रजा को क्या काम, राजनीतिक रूप से जागरूक होने की बात क्यों कर रहे हैं कौटिल्य? सोचो सोचो। हाँ देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि प्रजा पर भी एक काम जो है वो लाद रहे हैं, वो प्रजा को भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हें भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, 7 एलिमेंट में एक मुख्य एलिमेंट तुम भी हो, तो तुम्हें भी तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं उसने 500 रुपए दिए, तुम कहीं जाके वोट डाल के आ गए, उसने तुमको बॉटल दी, तुम कहीं जाके वोट डाल के आ गए, या तुमने वोट ही नहीं डाला। ऐसा नहीं, यू शुड बी पॉलिटिकली कॉन्शियस, क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात? तो अगर आप कनेक्ट करते चलो प्रेजेंट से, तो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कौटिल्य, ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं जो सही में आज भी लोग फॉलो कर ले तो देश का बिल्कुल और स्पीड से हम प्रोग्रेस करने लग जाए। ठीक है, चलिए अब थर्ड, क्या कह रहे हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ कल्टीवेटर्स, सफिशिएंट नंबर ऑफ कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस शुड बी देयर इन अ टेरिटरी। हिंदी में लिखेंगे, काश्तकार, व्यापारी एवं कारीगरों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। काश्तकार, व्यापारी एवं कारीगरों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। आर्टिसंस, आर्टिस्ट रहते ना, आर्टिसंस, काश्तकार, व्यापारी एवं कारीगरों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। अब देखिए किसी भी सोसाइटी में, देखो आपने अगर सुना हो तो बहुत एक नॉर्मल सी चीज कही जाती है, किसी भी व्यक्ति को पनपने के लिए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर नहीं रहना चाहिए, है ना। जो सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के भरोसे चलता है वो कभी भी रईस नहीं बन पाता, कहीं भी अमीर नहीं बन पाता। आपको 4-5 मल्टीपल सोर्स आपके होने चाहिए।
सेम चीज फॉलो किसमें करती है? तो सेम चीज फॉलो करती है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राजा के लिए। कैसे फॉलो कर रही है वो समझिए आप, कि भाई मान लीजिए सिर्फ किसान ही किसान है ना, सिर्फ किसान ही किसान है, मानसून बिगड़ गया, तुम्हारी किसानी बिगड़ गई, खत्म, खेल ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या करोगे? पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, अब इसे संभालोगे कैसे? कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, है ना। तो क्या होना चाहिए? कल्टीवेटर होना चाहिए, ट्रेडर भी होना चाहिए। अब चलो ट्रेड वाले भी है, लेकिन बाढ़ बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गई, तो आर्टिसंस होना चाहिए, आर्टिस्ट होना चाहिए। आर्टिस्ट भी बहुत हद तक इकोनॉमी को हेल्प कर जाता है, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं कि भाई, अब प्रतीक समझ में आ रहा है? इकोनॉमी को लेकर तुमने कुछ कहा था ना कि इन्होंने इन चीजों की बात नहीं करी, हो गई बात? क्लियर हो गया फंडा? चलिए अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट जनपद के बारे में क्या कह रहे हैं कौटिल्य। तो कौटिल्य जनपद के बारे में कहते हैं, है ना, पीपल शुड फॉलो वर्ण धर्म, पीपल शुड फॉलो वर्ण धर्म, वर्ण धर्म, बट कास्ट मोबिलिटी इज ऑल्सो अलाउड, बट कास्ट मोबिलिटी इज ऑल्सो अलाउड। अब इसको हिंदी में लिख लो, लोग वर्ण धर्म का पालन करें, लोग वर्ण धर्म का पालन करें, लेकिन जाति की गतिशीलता, जाति की गतिशीलता की अनुमति है। लोग वर्ण धर्म का पालन करें, लेकिन जाति की गतिशीलता की अनुमति है। अब जाति की गतिशीलता मतलब क्या हो गया? तो यहां पर कह रहे हैं कि भाई कर्म आधारित, ना कि धर्म आधारित, है ना। आप ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ये आप मानो, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ब्राह्मण का ही काम करेगा, वैश्य वैश्य का ही काम करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। आप वैश्य होकर क्षत्रिय का काम कर सकते हो, शूद्र होकर ब्राह्मण का काम कर सकते हो, ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का काम कर सकते हो, है ना। सारी चीजों की बात उन्होंने कर दी है, और ये है भी, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इनमें से किस एम्पायर में शूद्र जो है वो फार्मर्स हुआ करते थे, है ना। तो क्या लिखोगे? शूद्रास, शूद्र बेयर फार्मर इन चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हमें किसान जो है, शूद्र जो है वो किसानी का काम करते हुए भी देखे गए हैं। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि भाई शूद्र जो है वो, ये हमारा इतना ज्यादा सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका था, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है ना, अंग्रेजों ने उसको बहुत ही टिपिकली हिला दिया है। जैसे ये मेरी बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, भीमराव अंबेडकर साहब भी यही कहेंगे, पता है कि ये जो हुआ ना, ये 10वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के बाद से चालू हुआ था, ये पहले नहीं था। इतना अनटचेबिलिटी, छुआछूत अछूत वाला सिस्टम इतना पहले नहीं था। ये कब हुआ है? ये खुद अंबेडकर साहब ने कोट किया है कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में कहानी शुरू हुई थी, और ये कहानी पनपी कब बहुत ज्यादा, ये 19वीं शताब्दी में पनपी, अंग्रेजों की देन है। ये सीधा सीधा अंबेडकर साहब कह रहे हैं, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब देख लेना। क्लियर है? आई बात समझ में? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब गांव को लेकर क्या कह रहे हैं? a village a village should have a village should have 100 to 500 households। और सेकंड लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू विलेजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू विलेजेस should not be more than 5-6 किलोमीटर। हिंदी में लिखेंगे, एक गांव में 100 से 500 घर होना चाहिए, एवं एक गांव में 100 से 500 घर होना चाहिए, एवं दो गांव के बीच की दूरी 5 से 6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक गांव में 100 से 500 घर होने चाहिए, एवं दो गांव के बीच की दूरी 5-6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। कौटिल्य क्या चाह रहे हैं कि भाई, जब अगर सोचो एक ही गांव में 100-500 की जगह ऐसा होता 1000 से 5000 घर होते, तो फिर क्या होता? तो कौटिल्य का कहना था, तो भुखमरी के संकट पैदा हो जाते।
रोजगार के संकट पैदा हो जाते, लोगों के पास जगह कम होती या लोग बाग को बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता कार्य करने के लिए। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, एक गांव में 100 से 500 घर ही होना चाहिए और फिर दूसरा गांव बसा दो 5-6 किलोमीटर में। अब ये 5 किलोमीटर का रेडियस जो बना, इसमें इनकी जगह बन गई काम करने की, है ना। अब दूसरा गांव आ गया, फिर वहां पर 5 किलोमीटर की जगह बना दी उन्होंने आसपास का रेडियस, वहां पर मतलब लोगों को अपने घर के पास में ही काम मिल रहा है। लोगों को अपने घर के पास में ही, अब किसी की जमीन होगी, कोई कुछ काम करता हो, कोई कुछ काम करता होगा, तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दो गांव का। अब इससे तीसरा फायदा क्या हो गया, आर्टिसंस वाला फायदा हो गया, व्यापारी वाला फायदा हो गया। अब सोचो अगर एक बड़ा शहर रहता और छोटे गांव बहुत दूर दूर होते, तो वो लोग कभी कभार शॉपिंग करने आते मेन शहर में, है ना। आर्टिस्ट अपनी दुकान लेके बैठा रहता, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे गांव बना दिए उन्होंने बहुत सारे, तो आर्टिस्ट क्या करेगा, साइकिल पर, बैलगाड़ी पर, जो भी कुछ उस टाइम पर मोड होगा, उससे क्या करेगा, गांव गांव जाएगा। तो उससे होगा क्या, प्रोडक्ट एक एक जगह तक पहुंच गया, क्या एक एक गांव तक, एक एक जगह तक, लोग तक। फंडा समझ रहे हो, व्यक्ति को कहीं नहीं जाना पड़ा, दोनों को फायदा हो रहा है। जो गांव के निवासी है उनको प्रोडक्ट भी मिल रहा है और जो बेचना है उसका प्रोडक्ट भी बिक रहा है। लेकिन यही व्यक्ति अगर शहर में बैठा होता और वो लोग आते, तो क्या वो लगातार आ पाते, नहीं आ पाते। क्या जब उन्हें जरूरत रहती तब उन्हें सामान मिल पाता, शायद नहीं मिल पाता, है ना। ये व्यक्ति कुछ दिन खाली बैठ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या कहानी बदल दी उन्होंने, कि 5-6 किलोमीटर का रेडियस रख के उन्होंने पूरा कहानी को अलग आयाम दे दिया। समझ रहे हो प्लानिंग, समझ रहे हो अगले की किस लेवल की सोच रख के प्लानिंग कर रहे हो, या क्या क्या चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब इससे होगा क्या, इससे क्वेश्चन भले ही एक दो आए, लेकिन आपको फायदा ये मिलेगा कि आपका एक ब्रॉड माइंडसेट बन जाएगा कि भाई कैसे चीजें होती है, कैसे चीजें होती थी। तो आप है ना, जब लिखोगे आंसर, फिर चाहे किसी के बारे में भी पूछा जाए, अब मौर्यन के बारे में आए या गुप्ता पीरियड के बारे में आए, आपका दिमाग काम करेगा कि यार उस टाइम की दुनिया अब आपके दिमाग में चल रही होगी, पता है, ये कहानी बन गई होगी, ये पिक्चर बन गई होगी, हाँ ऐसे गांव होते होंगे, ऐसे लोग जाते होंगे, ऐसे सामान बेचते होंगे, है ना, ऐसा मंत्री परिषद होता होगा, तो इस तरीके से परीक्षा होती होगी, इस तरीके से लॉयल्टी टेस्ट होता, सब कुछ आपके दिमाग में कहानी बन गई होगी। अब इसे रटना तो नहीं है, अपने को याद तो करना नहीं, हमें तो कहानी चाहिए थी, और वो कहानी पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बन गई, और क्या चाहिए हमें। यही तो चाहिए, यही तो पढ़ने का सही तरीका है, कि पिक्चर होनी चाहिए दिमाग में, हर चीज को रट्टा थोड़ी जाता कि बस दे रट्टा दे रट्टा दे रट्टा। चलिए, अब यहां तक अपन ने देख लिया किसके बारे में, तो हमने टेरिटरी के बारे में देख लिया। अगला लिखिए क्या, दुर्ग। अगला हेडिंग डालिए दुर्ग, जिसको हमने कहा था फोर्ट। दुर्ग, जिसी को हम कह सकते हैं फोर्ट, किला, जो भी आपको कहना हो, है ना। हो गया क्लियर, मैंने इसलिए तो कहा था शाम वाली क्लास में क्लियर करूंगा। चलिए, जबकि अभी है ना, मैंने तुम्हारा मैसेज भी नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक दो चीजें मतलब याद भी नहीं है कि एग्जैक्टली तुमने क्या क्या चीजें पूछी थी, पर मुझे एक दो चीजें याद थी, तो वो मुझे था कि हाँ ये तो यही हो जाएगा इसका, और अब ऑटोमेटिकली तुम्हें आंसर मिल रहा है। अब कितने तरह के दुर्ग के बारे में बात करते हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ फोर्ट के बारे में बात करते हैं कौन, चाणक्य। किले 4 तरह के होने चाहिए। इनका तो कहना था कि कोई भी राजा हो उसके ऐसे 4 किले होने चाहिए, है ना। 4 किले होने चाहिए। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है औदक। अब देखो, आप ये लिखोगे औदक किले का नाम, ठीक है, आप ये लिखोगे पर्वत, तो आपको नंबर मिलेंगे या किसी और को मिलेंगे। जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ेगा ना, तो पढ़ता ही रह जाएगा कि यार इसने कुछ लिखा है यार, ये थोड़ा ऐसा लिखा है जो पढ़ने में मजा आ रहा है, बाकी तो सबने वही एक ही एक बात लिखी है ना। कौटिल्य क्या कह रहे हैं, 4 तरह के किले बनने चाहिए, या 4 जगह हर राजा को किले बनाने चाहिए, है ना। किस किस जगह पर किले बनाने चाहिए, तो एक तो औदक, है ना। ये कैसा किला होगा कि पानी में किला बना दिया आपने, जो हर तरीके से पानी से घिरा हुआ है। मतलब कोशिश क्या की जा रही है उनके द्वारा कि मतलब आपकी जो प्राइवेसी कह लो, आपकी जो सिक्योरिटी है, वो नेचुरली जो है बहुत टाइट हो जाए, जोग्राफिकली नेचुरली प्राकृतिक रूप से इतनी टाइट हो जाए कि किसी को हमला करना बहुत मुश्किल है। और ये हमने देखा भी कहाँ पर, राजगीर में, पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में हमने देखा भी कि वहां पर अटैक करना इतना आसान नहीं था, और यही मगध को एक बहुत बड़ा फायदा मिलता था। ठीक है, तो क्या, हमेशा पानी से घिरा रहने वाला, है ना। इसमें लिख लिया ट्रेंचेस ऑलवेज फिल्ड विथ वाटर, ऑलवेज फिल्ड विथ वाटर।
पानी से भरी हुई जगह या पानी से भरी हुई जगह। फिर दूसरा क्या है, पर्वत, है ना, तो क्या होगा, सराउंडेड विथ माउंटेन्स, पहाड़ियों से घिरा हुआ, सराउंडेड विथ माउंटेन्स, पहाड़ों से घिरा हुआ। अब ये कितने सही बात बोल रहे हैं कि पहाड़ों से घिरा होगा, कैसे हमला करोगे, 300 मूवी याद है ना। फिर तीसरा क्या है, धनवन, यहां पर क्या है, सराउंडेड विथ डेजर्ट, है ना, रेगिस्तान से घिरा हुआ। और चौथा क्या कह रहे हैं, घने जंगलों से घिरा हुआ, सराउंडेड विथ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से घिरा हुआ। ऐसी जगह हमें किले बनाने चाहिए, ये क्या कह रहा है, कौटिल्य कह रहे हैं। अब इसमें भी कौटिल्य देखो बंदा कहां कहां दिमाग लगा रहा है, इसमें भी क्या कह रहे हैं, ये दोनों किसके लिए है, ये दोनों है डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए है। और बोले ये दोनों किसके लिए है, जब कुछ भी हाथ ना आए तो ये शेल्टर बना लो, यहां कोई नहीं आएगा, ठीक है, ये शेल्टर बना लो और इससे क्या करो, डिफेंस के लिए उपयोग करो। चलो भाई एक बार कोशिश कर लेते हैं डिफेंस के लिए इसे उपयोग करने की। जरा पर्वत पर आओ, राजस्थान चलो, चित्तौड़ के किले को देखो, क्या पहाड़ पर बना है क्या, उदयपुर का किला पहाड़ पर बना है क्या, बूंदी का किला पहाड़ पर बना है क्या, जी हाँ बना है। यहाँ से डिफेंस होता था क्या, ऐसा कहा जाता था क्या इसे जीतना बहुत मुश्किल है, कलिंजर का किला जीतना बहुत मुश्किल है, चित्तौड़ का किला जीतना बहुत मुश्किल है, क्यों भाई, क्या कारण है, कारण है चाणक्य, कारण है चाणक्य। औदक की बात करते हैं, औदक महाराष्ट्र में एक किला बनाया इन्होंने, है ना, शिवाजी के टाइम पर एक किला जो है वो बनाया इन्होंने, और वो कहाँ बनाया, समुद्र में किला बनाया बताओ साहब, समुद्र में कौन किला बनाता है ना, नाव पे जाओ बोले जाना है तो। हाँ उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, है ना। तो ये किसके लिए, डिफेंस के लिए, कि भाई अटैक करने वाला तुमको जीत नहीं सकता, तुमको नहीं जीत सकता, बहुत मुश्किल, मतलब उसे एड़ी चोटी के जोर लग जाएंगे, और उसकी एड़ी चोटी नहीं, 10 की एड़ी चोटी के जोर लग जाएंगे, तब भी जीतना बहुत मुश्किल है। अब देखो उसने दूसरी तरफ क्या कहा है, धनवन और वन, है ना, घने जंगल में आप किला बना रहे हो ताकि आपको ढूंढ नहीं पाए, आप छुपकर वहां रहो, अपनी ताकत बढ़ाओ और फिर जाके लड़ो, है ना। डेजर्ट में कोई नहीं आएगा, वो जीत के भी क्या कर लेगा, उसे पता कुछ मिलना करना तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, धनवन। तो समझ में आए किलों के बारे में क्या कहा। अब यहाँ पर हमने सोचा समझा कि भाई किले के बारे में कौटिल्य हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। अब किले के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। कौटिल्य के अनुसार किले में, सर उस सेम पानी में किले कैसे बनते थे, उस टाइम पानी में किले कैसे बनते थे, अरे रागिनी जी, अभी मैं हर बार क्लास में कहता हूँ, हर थोड़े देर में, कि हम डिग्रेड हो रहे हैं, अपग्रेड थोड़ी हो रहे हैं, है ना। साउथ में आप जाइए, ऐसे ऐसे मंदिर बने हुए हैं जो बिना चिपका है, कोई सीमेंट प्लास्टर नहीं है ना, उससे मंदिर खड़ा किया और उसके ऊपर 80 टन का गुंबज रख दिया और वो मंदिर गिर नहीं रहा है ना। जो हम एफिल टावर और ये सब देख रहे हैं, है ना, ईसा की मीनार क्या है जो वो आप देख रहे हैं, थोड़ी सी झुकी हुई है, और ये सारी हमारे के मंदिर 0.001 डिग्री पर भी नहीं झुक रहे हैं, है ना। फिर कैलाश टेम्पल हमने देखा, ऊपर से नीचे तक बना हुआ है, तो उस टाइम का साइंस बहुत ज्यादा था। सूर्य मंदिर देख लीजिए, कहीं का भी सूर्य मंदिर देख लीजिए, चाहे आप उड़ीसा का देखिए चाहे गुजरात का देखिए, ठीक है। तो उस टाइम टेक्नोलॉजी ज्यादा थी आज के मुकाबले अगर देखें तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 टाइप के किले हमने देख लिए। 4 टाइप के किले के बाद नेक्स्ट बात करते हैं, मेरा थर्ड डाउट क्लियर इनोवेशन वाला, क्या सर क्या मस्त पड़ा है, अरे वो चीजें ऐसी है यार, क्या करें। चलिए अब किले के अंदर कौन कौन होना चाहिए, है ना। तो फोर्ट शुड बी मल्टीपर्पस, फोर्ट शुड बी फॉर मल्टीपर्पस यूज, फॉर मल्टीपर्पस यूज, बहुउद्देश्य के लिए किले का दुर्ग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बहुउद्देश्य के लिए दुर्ग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, है ना, नंबर 1 तो हो गया सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा। फिर सेकंड लिखेंगे, इट शुड बी हैबिटेट ऑफ
इट शुड बी हैबिटेट ऑफ ट्राइब्स, यह जनजातियों का घर होना चाहिए। अब ध्यान से अभी एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आप खुद सोचो क्या क्या कहना चाह रहे होंगे, है ना। फोर्ट शुड कंटेन या फोर्ट शुड हैव वाइल्ड एनिमल्स, फोर्ट शुड हैव वाइल्ड एनिमल्स, है ना। हिंदी में चलो लिख ही लो, है ना। किले में जंगली जानवर होने चाहिए, किले में जंगली जानवर होने चाहिए, सीक्रेट वेज एंड स्पाइस, है ना। गुप्तचर एवं गुप्त रास्ते होने चाहिए, गुप्तचर एवं गुप्त रास्ते होने चाहिए। और लास्ट है फॉरेन किंग्स शुड बी वेलकम्ड, फॉरेन किंग्स शुड बी वेलकम्ड, विदेशी राजाओं को स्वागत होना चाहिए, विदेशी राजाओं का स्वागत होना चाहिए। सीक्रेट वे एंड स्पाइस, स्पाई मतलब एक था टाइगर, ठीक है। हाँ, अब एक एक करके चीजों को समझते हैं, है ना, एक एक करके चीजों को समझते हैं। सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, है ना, बाहरी आक्रमण से, तो हमें पता ही है भाई किला इसी के लिए बनता है कि बाहरी आक्रमण से रोका जा सके। फिर दूसरा कह रहे हैं, अब ध्यान से समझना, चाणक्य का दिमाग समझ पाएंगे आप। इट शुड बी हैबिटेट ऑफ ट्राइब, ये जनजाति भी यहाँ पर रहनी चाहिए। अब जनजाति को रखने का मेन उद्देश्य क्या होगा, जो जनजाति के लोग हैं जितने अच्छे से, जितने डीप वो रास्ते जानते हैं, वो पेड़ पौधों को जानते हैं या वो चीजों को समझते हैं, उतना डीपली कोई नहीं समझता। इसलिए कह रहे हैं ट्राइब्स को अपने पास में रखो, जनजाति को अपने पास में रखो, ये आपको हेल्प करेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर इन पर आंख बंद करके मतलब भरोसा किया जा सकता है। और तीसरी चीज, विरोधी जो है वो कभी भी इनको भापेगा ही नहीं, इनको मानेगा ही नहीं कि इनको कुछ पता होगा, जबकि ये क्या बन गए, ये स्पाई का काम भी करके आ जाएंगे, ये मदद भी करके आ जाएंगे, मदद लेके भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर फोर्ट शुड हैव वाइल्ड एनिमल्स, है ना, एक किले में जंगली जानवर भी होने चाहिए। अब जंगली जानवर क्या करेंगे सर, जंगली जानवर क्या करेंगे भाई, आप सैनिकों को मरने नहीं छोड़ सकते। जब वहां पर बहुत ज्यादा हमला हो रहा है या कुछ इस तरीके से अटैक हो रहा है, तो आपके सैनिकों की जान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप जंगली जानवरों को आगे कर दोगे और जंगली जानवर क्या करेंगे, हड़कंप मचा देंगे, हड़कंप मचा देंगे। आप देखो अशोक के पास में एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या था, उसके हाथी तो उसके एक्स्ट्रा एडवांटेज थे, है। इब्राहिम लोदी के पास एडवांटेज क्या था, उसका हाथी ही तो उसका एडवांटेज था, और इसीलिए तो हाथी को रातों रात मार दिया था बाबर ने, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो चित्तौड़ का दरवाजा खोला था, ये कैसे खोला था, तो हाथी को ही शराब पिलाई गई थी बहुत ज्यादा, मतलब हाथी जब पगला जाए उस लेवल पर, और उसके बाद फिर वो गेट तोड़े थे, नहीं तो वो गेट नहीं टूट रहे थे चित्तौड़ वाले, मतलब इनके 100 आदमी वो गेट नहीं तोड़ पा रहे थे। और वो गेट कैसे टूटे, ये इसी तरीके से तोड़े गए थे, है ना। तो जानवरों का इस्तेमाल जो है वो आदिकाल से चला आ रहा है ना, बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। फिर सीक्रेट रास्ते, गुप्त रास्ते, तो हमने देखा ही है, रानी लक्ष्मीबाई भी गुप्त रास्ते से ही निकली थी, झांसी के किले से निकली थी, है ना। हर कोई गुप्त रास्ता, हर किले में बनते हैं गुप्त रास्ते, है ना, तो ये होने चाहिए। फिर गुप्तचर होने चाहिए, गुप्तचर किसके लिए, कि कोई किले में, आपके किले में कोई भेदी तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए गुप्तचर होने चाहिए किले के अंदर ही। और फिर फॉरेन किंग्स शुड बी वेलकम्ड, मतलब क्या है, विदेशी राजाओं को आप आमंत्रित करिए, ये क्या करेगा, ये डिप्लोमेसी वाला काम करेगा। कैसा काम करेगा, डिप्लोमेसी वाला काम जो है वो करेगा कि भाई कोई ऐसा है शेल्टर लेने आया है, कोई भाग के आया है, कोई बचने आया है, तो आप मदद करो, तो कल को वो आपका वफादार बनेगा, लॉयल बनेगा। नहीं नहीं, अतिथि देवो भव नहीं है, ये डिप्लोमेसी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हमने दलाई लामा को शरण दी हुई है, शेल्टर दिया हुआ है, चीन कहता नहीं नहीं इनको जाने दो, है ना, इनको बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो। अब हमने कुछ नहीं किया, हमने एक व्यक्ति को बस हमारे पे शरण दी कि आप यहाँ रहिए बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आप आपका करो जो करना है। उधर उसको इतना बुरा लगा, इतना बुरा तिलमिलाए हुए बैठा रहता है पूरे टाइम पर, और जैसे ही वो कुछ हरकत करता है, हम दलाई लामा के साथ में एक फोटो खिंचवा कर न्यूज व्यूज में दे देते हैं, फिर चीन में आग लग जाती, मिर्ची लग जाती उसको, है ना, बस उतना ही। अपनी ये इट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। चलिए
तो ये था किसके बारे में, तो ये था दुर्ग के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट लिखिए कोष, स्टेट ट्रेजरी। सर ये सही में क्लास नहीं लगता, लग रहा कोई मूवी है जो पॉडकास्ट के फॉर्म में सुन रहा हूँ। चलो बढ़िया है। चलो अब नेक्स्ट आगे लिखो, इसके आगे अगले उस पर चलो। अगला है कोष, जिसको हम कहते हैं स्टेट ट्रेजरी, है ना, राज्य का जो पैसा है, इसके बारे में क्या कहते हैं। अभी तक के सारे डाउट मतलब सारे पॉइंट क्लियर है सप्तांग थ्योरी के, एक एक चीजें। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें कोष में कहते हैं कौटिल्य, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन, ध्यान से देखना, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दंड एंड आर्मी, देन दंड एंड आर्मी। हिंदी में लिखेंगे, सेना एवं दंड से अधिक महत्वपूर्ण है, सेना एवं दंड से अधिक महत्वपूर्ण है, सेना एवं दंड से अधिक महत्वपूर्ण है, सेना एवं दंड से अधिक महत्वपूर्ण है। अब ध्यान से देखो, हमने लिखा था किसके बारे में, है ना, हमने लिखा था सप्तांग थ्योरी में, और मैंने आपको बताया था जिस क्रोनोलॉजी में मैं लिखा रहा हूँ इसी क्रोनोलॉजी में आप लिखेंगे कि सबसे ऊपर राजा है तो राजा ही है, फिर अमात्य है तो फिर अमात्य ही है, इस तरीके से कहा था। अब देखो यहाँ पर भी ये क्या कह रहे हैं, कोष पहले लिया है, बाद में दंड, और बाद में सेना और दंड लिया है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, सेना और दंड से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कोष है। अब क्यों है सर कोष ज्यादा जरूरी क्यों है, कोष ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रेजरी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई, क्योंकि अब आप सोचो ट्रेजरी नहीं है ना, पब्लिक फाइनेंस जीरो है, बजट आपका जीरो है, आपके कोष में ज्यादा पैसा नहीं है। अब आप क्या करोगे, आर्मी मेंटेन कर पाओगे, ब्यूरोक्रेसी मेंटेन कर पाओगे, मिनिस्टर मेंटेन कर पाओगे, आर्मी मेंटेन कर पाओगे, जुडिशरी मेंटेन कर पाओगे, कुछ भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो सीधी सी बात है, रखना ही पड़ेगा। अब आपके मन में एक और ख्याल आना चाहिए, तो सर फिर ये तो अमात्य को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मिनिस्टर को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई साहब मिनिस्टर को तो सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, राजा का सबसे करीबी है वो, उसको तो ऊपर रखना ही पड़ेगा। राजा के बाद अगर हम सीधा कौटिल्य कोष लगा देते हैं, है ना, अमात्य घपला मार देता। इसीलिए अमात्य को पहले रखा, किले को पहले रखा, प्रजा को पहले रखा। ये तो सेकेंडरी चीजें हो गई। क्या क्या चीजें, कि जुडिशरी, सेकेंडरी चीज है मिलिट्री, और सेकेंडरी चीज है ट्रेजरी। आई बात समझ में आपको, बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग के साथ में चल रहे हैं कौन, कौटिल्य जो है वो चल रहे हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ किंग, इट इज द ड्यूटी ऑफ किंग, इट इज द ड्यूटी ऑफ किंग टू कीप ट्रेजरी, टू कीप ट्रेजरी, टू कीप ट्रेजरी फुल एंड प्रॉस्परस, फुल एंड प्रॉस्परस। हिंदी में लिखेंगे, राजकोष को पूर्ण एवं समृद्ध रखना राजा का महत्वपूर्ण कर्तव्य है, राजकोष को पूर्ण एवं समृद्ध रखना राजा का कर्तव्य है, राजकोष को पूर्ण और समृद्ध रखना राजा का कर्तव्य है। अब इस बात को भी फिर से समझ लो, पकड़ लो, क्या कहना चाह रहे हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी जितना भी आपने इतिहास पढ़ा हुआ है, तो क्या ऐसा हुआ है कि जब इकोनॉमी थोड़ी सी बिगड़ी है तो सत्ता परिवर्तन हो गया है। चाहे मौर्य काल की बात कर लो, चाहे गुप्त काल की बात कर लो, चाहे नंदा डायनेस्टी की बात कर लो, तुम किसी भी डायनेस्टी की बात कर लो, जैसे ही कोष में सेंध मारी वैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा ही होगा, कोई और राजा बनेगा, कोई और डायनेस्टी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए राजा का कर्तव्य क्या कर दिया कि उसकी ट्रेजरी फुल रहनी चाहिए, उसका कोष जो है वो भरा हुआ रहना चाहिए, वो हमेशा समृद्ध होना चाहिए। क्लियर है। अब फिर नेक्स्ट लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, या सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राजस्व कैसे होगा, राजस्व का क्या, टैक्सेशन जो है वो किस तरीके से रहेगा, राजस्व के स्तोत्र क्या रहेंगे। तो इसके बारे में कौटिल्य कहते हैं कि 1/6, 1/6 भाग किसका, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का कितना लिया जाए, 1/6 भाग लिया जाए, है ना।
कृषि उपज का 1/6, 1/10, 1/10 किसका, तो 1/10 व्यापार का, ट्रेड का, है ना, ट्रेड का, ठीक है। फिर अदर टैक्सेस में लिखेंगे, और कौन कौन से कर के बारे में, अदर रेवेन्यूज, अदर टैक्स के बारे में लिखे, तो इन्होंने किस किस के बारे में कहा, तो इसमें अपन ऑलरेडी सारी चीजें लिख चुके हैं। कस्टम के बारे में, है ना, एक्साइज के बारे में, कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, है ना, विलेज टैक्स, ये सब पहले ही इन्होंने कह दिया था। अब एक एक करके पॉइंट समझाता हूँ। देखिए, व्यापारी से ज्यादा पैसा लेने की बात है, आज भी ऐसा ही होता है क्या, आपकी सैलरी अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, अगर आपकी सैलरी 8 लाख से कम है तो कम टैक्स लिया जाएगा, आपकी सैलरी 5 लाख से कम है तो और कम लिया जाएगा, इसी तरीके से चलता है। मतलब ये कोई नीति नई नहीं है, ये नीति नई नहीं है, ये नीति बहुत पुरानी है, ये अर्थशास्त्र से ही एक तरीके से ली गई है कि टैक्स जो है वो क्या लिया जाए, मिनिमम लिया जाए, किससे, जिसकी आय कम है, और उनसे ज्यादा लिया जाए जिनकी आय ज्यादा है। तो 1/6 जो है वो किससे लिया गया, वो लिया गया कृषक से, और 1/10 जो है वो किससे लिया जा रहा है, ट्रेड वाले से लिया जा रहा है। फिर अदर की बात करें तो कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, विलेज टैक्स, ये इस तरह के टैक्स जो है वो मेंशन करे गए हैं। अब ये कैसे हैं, विलेज टैक्स क्या होता है, तो भाई गांव वालों से कर लिया, भाई आप मेंटेन करना है, जो चीजें हैं लोकल, जो चीजें हैं उनको मेंटेन करने के लिए। फिर कस्टम एंड एक्साइज, जो चीजें आ रही हैं किसी और जगह से भारत आ रही, मतलब मौर्य एम्पायर में आ रही है, मौर्यन एम्पायर से कहीं और जा रही है, तो इनसे टैक्स लिया गया। फिर जो भी चीजें बेची जा रही हैं उन पर कुछ कर लगाया गया, ताकि राजा को क्या मिलता जाए, राजस्व मिलता जाए। क्लियर हुआ पॉइंट। अब यहाँ पर कौटिल्य बहुत बढ़िया बात कहते हैं, नोट डाल के लिखना। कौटिल्य कहते हैं टैक्स रेट में इजाफा जो है ना, टैक्स रेट की दरें जो है वो एकदम कम होनी चाहिए, टैक्स जो है वो एकदम कम लीजिए। बढ़ाना भी है तो इस तरीके से बढ़ाइए जैसे मधुमक्खी जो है वो फूल से, या भौरा जो है वो फूल से रस लेता है ना, पता भी नहीं लगता, ना फूल को दिक्कत होती है ना मधुमक्खी को दिक्कत होती है, दोनों का काम म्यूचुअली हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आपने ज्यादा जोर के टैक्स लिया तो जनता विद्रोह कर देगी, है ना, और बिल्कुल नहीं लिया तो आप विद्रोह, मतलब आप कोई काम करें, यहाँ पर राज पार्टी खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहते हैं, टैक्स रेट शुड बी मॉडरेट, क्या कहा जाता है, टैक्स रेट शुड बी मॉडरेट। ये क्या कहते हैं, इट शुड बी लाइक, इट शुड बी लाइक बी सकिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, बी सकिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। हिंदी में लिखेंगे, कर की दरें, मॉडरेट को क्या कहते हैं हिंदी में यार, हाँ दोनों ही चीजों के लिए लिखिए, आप दोनों ही चीजों के लिए बात कर सकते हो कि कर इंक्रीज जो हो रहा है वो मॉडरेटली, या ऐसे लिखो टैक्स रेट शुड बी मॉडरेटली इंक्रीज्ड, ऐसे लिख लो, एक काम करो। कर की दरें मध्यम गति से बढ़नी चाहिए, कर की दरें मध्यम गति से बढ़नी चाहिए, जैसे मधुमक्खी फूल से रस निकालती है, जैसे मधुमक्खी फूल से रस निकालती है। फिर अब देखना करण, अगली चीज, अर्थशास्त्र मेंशंस। अब देखो अर्थशास्त्र किसका मेंशन कर रहा है, क्या क्या होना चाहिए राजस्व में, है ना, राजस्व में, राजा के कोष में, ट्रेजरी में क्या क्या होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं मेटल्स होना चाहिए, ठीक है, कॉइन्स होना चाहिए, सिक्के होना चाहिए, मुद्राएं होना चाहिए जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर ज्वेल्स होना चाहिए या ज्वेलरी होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए किसके पास में, राजा के पास में होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, मेटल, कॉइन, ज्वेलरी, और फिर जो ग्रेन ब्रेन और वो सारी चीजें हैं, राज्य है, वो तो सारी चीजें है ही। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि आज की तारीख में सोना ले लिया, है ना, आईएमएफ का हमने शेयरिंग ले ली है, हमने बॉन्ड ले लिए हैं, है ना, यही सारी चीजें, मतलब मल्टीपल सोर्स आपको रखना पड़ेगा, सिंगल सोर्स पर आप नहीं जा सकते, मल्टीपल सोर्स आपके पास में होना चाहिए।
चलिए, तो ये किसके बारे में था? ये था आपका कोष के बारे में। अब अगली हेडिंग डालिए दंड। अगली हेडिंग डालिए दंड। जल्दी जल्दी लिखो यार, मुझे खत्म कराना है, 3 चीजें बची हैं और टाइम मेरे पास है सिर्फ 15 मिनट। चलिए, नहीं मुझे 9 बजे क्लास है ना? नहीं नहीं, आज आपकी क्लास बताया तो था, स्टार्टिंग में ही बताया था, आज आपकी क्लास ये 8 बजे मैं खत्म कर दूंगा। 9 बजे यूट्यूब पर आपका डेमो सेशन है पॉलिटी का, है ना? मैं आज आपको उसमें पॉलिटी जो है उसका डेमो दूंगा, तो वो सभी को क्लास देखना है। नहीं 8:30 नहीं, 8 बजे भोजन पानी भी लगता है, भूखे पेट कब तक भजन कराओगे? थोड़ा खा भी लूंगा तो जान आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कौटिल्य क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड एंड हैप्पी आर्मी, strong, disciplined and happy army are must to protect state। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहे हैं? शांति नहीं, राज्य की रक्षा और रखरखाव के लिए, राज्य की रक्षा और रखरखाव के लिए मजबूत, अनुशासित और खुशहाल सेना होनी चाहिए। राज्य के रक्षा और रखरखाव के लिए मजबूत, अनुशासित और खुशहाल सेना होनी चाहिए। अब देख रहे हो, आज से 2500 साल पहले बंदा किस चीज के बारे में सोच रहा है? कि जो काम कर रहा है, मिलिट्री में है, पुलिस में है ना, उसका भी परिवार है, उसे भी खुश रहना जरूरी है कि भाई उसका एक टाइम पीरियड हो कि उतने घंटे वो काम कर रहा है, उसका भी एक मतलब इतना पैसा उसे मिले कि वो हैप्पी रहे, है ना? ऐसा नहीं कि 24 घंटे ड्यूटी पे, 40 घंटे ड्यूटी पर, मिल कितने रहे, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए घर के साथ, तो बोले इधर से पानी टपक रहा, उधर से पानी टपक रहा, करके आ रहे, बोले पुलिस में है ना? ऐसा नहीं। कौटिल्य समझते हैं, चीजों को समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हैप्पी भी होना चाहिए, स्ट्रांग भी होना चाहिए और डिसिप्लिन। तो फिर भाई राजा को नहीं छोड़ा तो फिर इसको क्या छोड़ेंगे? अब अगला लिखिए। हाँ, करप्शन खत्म, बिल्कुल सही। करप्शन पर भी बोलेंगे, अभी अभी करप्शन पर भी बोलेंगे। ये टाइप ऑफ आर्मी। अब देखिए आर्मी के बारे में क्या बताया, है ना? सेना कैसी कैसी होनी चाहिए, उनके बारे में लिखिए। सेना कैसी कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पे लिखिए मौला। मौला, ठीक है। अब ये मौला क्या होता है? तो ये परमानेंट, परमानेंट सोल्जर्स, परमानेंट सोल्जर्स, या इसी को लिखिए हेरिडेटरी सोल्जर्स। ठीक है, परमानेंट मतलब स्थायी, हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत। अब पहले ऐसा चलता था कि भाई पापा भी मिलिट्री में है तो बेटा भी मिलिट्री में। जैसे पहले नहीं होता था कि भाई अंकल की डेथ हो गई है तो उनके बेटे को ही वही नौकरी दे दी, है ना? अ, बेटा नहीं है, बेटी है तो बेटी को दे दी। इस तरीके से नौकरी दे दी जाती थी जब कंपटीशन, अनुकंपा वाला। हाँ राइट राइट, अनुकंपा वाला। तो ये कहाँ से ये अनुकंपा और ये सब? तो हाँ, अभी भी होता है क्या? अच्छा अच्छा। सर व्यापारियों से 1/10 एंड किसानों से 1/6। अब रुको, अब मैं आखिरी में बताऊंगा फिर, है ना? आखिरी में बताऊंगा थोड़ा आपको, या कल बता दूंगा, कल शुरू करेंगे ना क्लास तब बता दूंगा। फिर मौला के बाद नेक्स्ट लिखिए भ्रतका। भ्रतका। अब भ्रतका आर्मी कौन सी हुआ करती थी? तो ये भ्रतका आर्मी हुआ करती थी जिसे कहा जाता है पेड आर्मी, ना? पेड आर्मी, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल बैंड वाला, आओ बैंड बजाओ जाओ, ये पैसे ले जाओ, गिन लो तुम्हारे। ठीक है, फिर, है ना? तो भाई कोई युद्ध उद्ध हुआ है तो बुला लिया इनको कि आओ भाई इनकी बैंड बजाओ और चले जाओ। फिर
तीसरा है मित्र, तीसरा है मित्र, है ना। एक आर्मी क्या होनी चाहिए, मित्र आर्मी भी होनी चाहिए, है ना। मित्र आर्मी क्या हुई, गिवन बाय फ्रेंडली स्टेट, गिवन बाय फ्रेंडली स्टेट। अब जैसे आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो मित्र राज्य जो है वो आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन को कितनी सारी चीजें दूसरे देश प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो मित्र देश ही प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। फिर एक आर्मी किससे बनाओ, तो एक आर्मी बनाओ अमित्र से, है ना। एक आर्मी किससे बनाओ, तो अमित्र से। अब अमित्र कौन होगा, तो अमित्र होंगे, इनको किसमें ट्रेन करो, तो बोले प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, है ना। जो युद्ध के क्या कहा जाता है ना उनको, युद्ध के कैदी, हाँ युद्ध के कैदी। फिर अरे जो छूट गया है आगे बढ़ जाओ यार आप, बात मानो आगे का छूट जाएगा, फिर मैं कल नया टॉपिक चालू करना है मुझे, मेरे पास कितना टाइम बचा है, 6 मिनट बचे हैं बस, जो छूट गया बाद में देख लेना आप। फिर अगला है अताविका, अताविका, अताविका क्या है, तो अताविका में लिखेंगे क्या, ट्राइबल सोल्जर्स, ट्राइबल सोल्जर्स। अब और 6 नंबर पर क्या है, तो ये है ओता साहिका, ओता शिका, ओता साहिका, ये है ओता साहिका। वॉन्डरिंग आर्मी, वॉन्डरिंग आर्मी, घुमक्कड़ सेना, घुमक्कड़ सेना, है ना। या राजा विहीन सेना इसे कहा जाता था, राजा हिंदी में लिख लेना ब्रैकेट में आप, राजा विहीन सेना, राजा विहीन सेना। इनको भेजा ही इसलिए जाता था कि जाओ पता भी नहीं लगेगा कौन आया कौन मार के चला गया टाइप, ट्राइबल सोल्जर पता ही नहीं लगेगा कौन आया कौन मार के चला गया, ठीक है। अमित्र कितना ही मर जाए अपने को फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये बंदी थे, कैदी थे। अब 6 तरह की आर्मी आपको समझ में आ गई, है ना। अब आर्मी में क्या क्या चीजें हुआ करती थी उसको समझ लेते हैं, है ना। राजा विहीन सेना, वॉन्डरिंग आर्मी। अब इसमें क्या क्या चीजें हुआ करती थी, तो इन्फेंट्री हुआ करती थी जिसको हम पैदल सेना कहते हैं, हिंदी में लिखते चलना है ना फटाफट, पैदल सेना। फिर सेकंड चैरियट, रथ सेना। फिर थर्ड एलिफेंट, हाथी सेना। और फिर फोर्थ कैवलरी, घुड़सवार या घुड़सेना, कैवलरी, ठीक है। 4 चीजें, हाथी घोड़ा रथ और पैदल सेना, ठीक है। अब देखिए परमानेंट आर्मी भी थी और पेड आर्मी भी थी। आर्मी में मैंने अभी आपको बताया शूद्र को भी अलाउड था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना। अब देखो आपको, अब इसका कोई नहीं बोलेगा, ब्राह्मण्स वे आर नॉट अलाउड इन आर्मी, ब्राह्मण्स वे आर नॉट अलाउड इन आर्मी। अब इसका कोई ने कभी नहीं उठाया कि यार ये तो गलत है, इनके साथ अन्याय हो गया। चाणक्य का ऐसा कहना था कि ब्राह्मण जो रहते हैं ये इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, फिजिकली इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं कि ये मतलब घाव और ये सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं, तो ब्राह्मण को ये चीजों में नहीं होना चाहिए, ऐसा चाणक्य का मानना था, ठीक है। इसके लिए कोई ने बात नहीं उठाई, आप बताओ आप, ठीक है। तो मेरे को कौन सा युद्ध लड़ना है, हाँ वो खुद भी थे, ये क्यों बोल रहे हो, वो खुद भी ब्राह्मण ही थे। चलिए ये हो गया किसके बारे में, दंड के बारे में, है ना। अब अगला लिखिए, अगला लिखिए मित्र, फ्रेंड, मित्र फ्रेंड। चलिए अब ये हमने देखा था 6 नंबर पर आएगा, है ना, सप्तांक का 6वां नंबर पर ये आ गया, है ना। इसमें कहते हैं नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट फ्रेंड,
एंड नो परमानेंट आर्मी, नो परमानेंट एनिमी। बात भी बिल्कुल सही है ना। क्या कह रहे हैं कि भाई राज्य की का कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, स्थायी दोस्त नहीं होता और स्थायी शत्रु नहीं होता। डिपेंड्स ऑन कंडीशन, जिसको हम आज की तारीख में जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, है ना, वो विज्ञान कहते हैं कि भाई इसी तरीके से चल रही ना चीजें। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अलायंसेस, अलायंसेस एंड फ्रेंडशिप आर ओनली गुड, alliances and friendship are only good as long as they appear in best interest of both। हिंदी में लिखेंगे, गठबंधन और दोस्ती तब तक ही अच्छी है जब तक वो दोनों के हित में दिखाई दे। गठबंधन और दोस्ती तब तक ही अच्छी है जब तक वह दोनों के हित में दिखाई दे। गठबंधन और दोस्ती तब तक ही अच्छी है जब तक वह दोनों के हित में दिखाई दे। अब लॉजिकल थिंकिंग की तरफ आइए, क्या प्रैक्टिकल दुनिया यही बात कहती है ना। आपको धोखा मिल गया, आपने धोखा दे दिया, है ना, आपसे आपका दोस्त बात नहीं कर रहा, दोस्तनी बात नहीं कर रही, आपका प्रेम बिछड़ गया, जो भी कुछ है सिर्फ एक ही कारण है, सेकंड नंबर का पॉइंट, ये समझो, आगे बढ़ो, है ना। अगर आपने ये चीज सीख ली, जीवन में प्रैक्टिकलिटी सीख ली, तो कभी आपको अकेले होने पर बुरा नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मुझे बुरा लग रहा है, मेरा कोई दोस्त नहीं है या मुझे कोई प्रेम नहीं करता। खुद में बहुत संतुष्ट और खुश महसूस करेंगे, है ना। आप अपने आप में बहुत संतुष्ट और खुश महसूस करेंगे, क्योंकि भाई जब तक की जोड़ी जमती है, चाहे फिर वो मियाँ बीवी हो, है ना, बाप बेटे हो, माँ बेटी हो, सास बहू हो, किसी की भी बात कर लीजिए, दुनिया में किसी की भी बात कर लीजिए, है ना, जब तक दोनों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जब तक दोनों का म्यूचुअल वो मिलेगा, तब तक ही सब काम बनेगा। ठीक है। अब अगली हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ मित्र। मित्रों के भी टाइप बता दिए इन्होंने, टाइप बताने में माहिर थे, सबके टाइप। मित्र कितने टाइप के होते हैं, पहला लिखिए फट्टू मित्र, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ, है ना, ये मत लिख देना। टाइप्स ऑफ मित्र में लिखिए सहज मित्र, नंबर 1 सहज मित्र। ठीक है। अब सहज मित्र कैसा मित्र होता है ना। अरे यार ये तो बहुत ही भयंकर वाला है यार, भूल ही गया मैं। चलो अभी अभी तो कर लो, फिर मैं कल आपको और दूसरों से समझाऊंगा। सहज मित्र, अब सहज मित्र क्या है, जो रिश्तेदारी में बन जाए, है ना, थ्रू नियर रिलेशनशिप, नियर रिलेशनशिप। अब ये कैसा हुआ, है ना, कि आपकी कोई दोस्त है, उसकी कोई दोस्त है, वो आपकी दोस्त बन गई, तो वो क्या कहलाए, वो कहलाए सहज मित्र। ठीक है, वो क्या कहलाए, वो कहलाए सहज मित्र। फिर दूसरा है कृत्रिमा, दूसरा है कृत्रिमा, कृत्रिमा। अब कृत्रिमा क्या है, तो यहां पर मेहनत करी जिसने, है ना, मेहनत करी, मेड बाय एफर्ट्स, मेहनत करके जो दोस्त बनाए गए, कि आपने दोस्ती का प्रस्ताव दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, है ना, वो वाला। फिर तीसरा है, तीसरा है प्रकृत। प्रकृत क्या है, तो जिसको हम कहते हैं ना, दोस्त का दोस्त अपना दोस्त, दोस्त का दुश्मन अपना दुश्मन, है ना, वो वाली कहानी। एनिमी ऑफ एनिमी, एनिमी ऑफ एनिमी आपका फ्रेंड, है ना, इस टाइप में। फिर फोर्थ लिखिए, हाँ ठीक है, ठीक है, 1 2 3, तीन ही थे, तीन ही थे। अब देखो, जैसे मित्र तीन तरह के हैं, सहज मित्र, कृत्रिमा और प्रकृत। अब मैं इसको टाइप ऑफ एनिमी भी कर सकता हूँ क्या, सहज एनिमी, सहज दुश्मन, जो भाई मतलब पड़ोसी है आपका या इस टाइप से बन गया है ना। फिर
मेहनत करके जो आपका दुश्मन बना है ना, मेहनत करके मतलब इन सेंस कि भाई वो आंख दिखा रहा है आपको, है ना, और फिर वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त का दोस्त वाला वो सारी चीजें जो है। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आज के अध्याय को हम यहीं पर थोड़ा जल्दी समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि 9 बजे आपकी अगली क्लास रहेगी, 8:05 ऑलरेडी हो चुका है। कल इसके आगे जो है वो मैं आपको कहानी जो है वो फिर से बताऊंगा, मतलब मंडल थ्योरी की शुरुआत अपन कल करेंगे, और कल ही फिर अपन अंबेडकर साहब को मोस्ट प्रोबेबली कल 4 घंटे की क्लास है, हाँ है ना, बिल्कुल। रोटी प्याज सेव लेके बैठना पास में ही, पानी वानी भर के बैठना पास में ही, है ना, चाहे थर्मस में रख लेना, मैं भी थर्मस में लेके आऊंगा कल, बढ़िया 4 घंटे धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे। पर कल अंबेडकर साहब खत्म हो जाएंगे और कल अपना ये वाला पार्ट दोनों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ कल 4 घंटे। सर दंड में ब्राह्मण वाला पॉइंट और अमात्य में एलिजिबिलिटी वाले की तरह भी तो रख सकते थे, कौटिल्य यानी एलिजिबिलिटी के आधार पर सेना में एक्सेप्शन कर रहे जाते, इस तरह आपने भी। अब कल बताना वो, अभी इतनी जल्दी में पढ़ समझ नहीं पाया लिखा क्या आपने, कल बताना या अलग से मुझे मैसेज करना, तब समझेंगे, है ना? फिर अपन करेंगे आगे की बात। चलिए बढ़िया है, अच्छी अच्छी बात है साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कल 6:30 से 10:30 जो है वो रहेगी आपकी क्लास। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे अपन। कितने बजे मिलेंगे? अब 9 बजे मिलेंगे, सभी लोग आ जाना। क्लास की लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर दे चुका हूँ, व्हाट्सएप पर दे चुका हूँ। रोहित मुझे पर्सनल में मैसेज कर देना, कल क्लास में पूछ लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।